हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 है। आपको पता है इस इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ में हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम 10 मई 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि लेक्चर देखने के बाद आप 20 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हो ये कमेंट करके बताया करो। बहुत सारे लोग नहीं बताते, एक दो लोग ही हैं जो अभी कमेंट करके बताते हैं अपना स्कोर। देखो, अगर आप स्कोर अपना बताओगे तो इसका मतलब है कि पहले आप वो खुद लगाओगे। अगर आप अपना स्कोर शेयर नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप खुद नहीं लगा रहे हो। और देखो, ऐसे कितने भी एनालिसिस देख लेंगे ना, पहले अगर पेपर को आप खुद नहीं लगाओगे तो आप उतना अच्छा इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा, लेकिन पहले जब खुद से ट्राई करोगे और नहीं बनेगा और जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यार मैं ये क्यों नहीं सोच पाया। तब आपका स्कोर बढ़ेगा धीरे धीरे, ऐसे करके इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा एक टाइम के बाद, और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर सिनोनियम पूछा है कि सिनोनियम बैकफायर का क्या होता है। अभी देखो, अगर मैं बैकफायर की बात करूँ, आपने बोला है आपने एक कहावत सुनी है कि हम करने तो कुछ अच्छा जा रहे हैं और वो उल्टा हम पे ही पड़ जाए, बैकफायर कर जाए। मतलब चाह तो हम कुछ अच्छा रहे हैं बट वो गलत हो जाए। मैंने मतलब कुछ एफर्ट डाले कि अच्छा हो, लेकिन वो ख़राब हो जाए, उसको बोलते हैं बैकफायर, कि बैकफायर कर गया। अभी इसका सिनोनियम बताना है हमें कि सिनोनियम क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फ्लोरिड का, वेट अ सेकेंड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है। इसका लिख सकते हो मतलब, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कोलैप्स, तो कोलैप्स तो आपको पता होगी। कोलैप्स का मतलब कोलैप्स कर जाना, कोई चीज़ फेल हो जाना, एक तरह से आप बोल सकते हो कोलैप्स कर गई, एक तरह से फेल हो गई। फ्लड, फ्लड आपको पता होगा, फ्लड बाढ़ आने को बोलते हैं। उसके बाद है फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ फ्लरिश कर जाना। जैसे कि अगर आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो एकदम से ग्रो हो जाना, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके मार्क्स एकदम से इंक्रीज हो जाना, तो फ्लरिश कर जाना एक तरह से, जिसका आप सिनोनियम बोल सकते हो ग्रो कर जाना। तो अब मैंने आपको यहाँ पर चारों बता दिए। अब आप बताओ मोस्ट सुटेबल जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम है वो क्या होना चाहिए। तो बैकफायर का मतलब क्या बताया था मैंने, कि कोई चीज़ तुम चाह तो अच्छा रहे थे लेकिन ख़राब हो जाना। कोलैप्स का मतलब भी यही होता है, ठीक है, कोलैप्स कर गई, कोई चीज़ ख़राब हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, कि हमें एक ऐसा सेंटेंस चुनना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। पहला पढ़ लेते हैं, वी नीड टू गिव प्रायोरिटी टू कस्टमर सेटिस्फिकेशन, ठीक है। दूसरा है वी नीड टू गिव प्रायोरिटी टू कस्टमर्स, तो देखो यहाँ पर कस्टमर की स्पेलिंग गलत है, ऊपर वाले में कस्टमर की स्पेलिंग सही है। तीसरे में वी नीड टू गिव प्रायोरिटी, यहाँ पर प्रायोरिटी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर पहले वाले में प्रायोरिटी की स्पेलिंग सही है। वी नीड टू गिव प्रायोरिटी टू कस्टमर सेटिस्फिकेशन, फिकेशन फ्रिक्शन थोड़ी नहीं होता, सेटिस्फ्रैक्शन थोड़ी नहीं होता, तो यहाँ पर सेटिस्फ्रैक्शन की स्पेलिंग गलत है, बट यहाँ पर आप देखो सही है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और देखो, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आने वाले एक दो लेक्चर के बाद आप देखोगे, मतलब कि इस वीक का जो आप क्लासेस देख रहे हो, नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस आएंगी इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ की, उसमें मैं आपको हर दिन एक इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ में वीडियो के एंड में एक इम्पोर्टेंट रूल कराऊंगा, ठीक है। लगभग एग्जाम तक हम 50-60 रूल कर लेंगे। अगर वो रूल भी आपने नोट डाउन करते गए, वो रूल भी कर लिए ना, तो आपको अलग से इंग्लिश टॉपिक वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वैसे तो हम डेली टारगेट जो फॉलो कर रहे हैं उसमें हम कर रहे हैं, बट टॉपिक वाइज मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक करा दिए हैं। लेकिन आप वो रूल भी नोट डाउन कर लोगे ना, तो अगर आप 50-60 लेक्चर देख लिया आने वाले आपने, ठीक है, जो कि एग्जाम तक मैं 50-60 लेक्चर और करा दूंगा आपको पीवाईक्यू सीरीज़ का। अभी हम 2022 एमटीएस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद 2023 के पेपर सॉल्व करेंगे, तो लगभग आपके हो जाएंगे, ठीक है, 50-60 लेक्चर से ज़्यादा ही हो जाएंगे। अगर आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज आपके क्या करा दूंगा, रूल्स करा दूंगा, कि ये रूल्स पता होने चाहिए और उन रूल्स को रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो ये मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से। हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ही बिहेव्स सो एग्रेसिव इन हिज न्यू home that he is rehoused with an old couple who could give him everything he lacks.
ही बिहेव्स। अब देखो मैं इसमें एक लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी हमने ऐसा ही एक एरर देखा था, एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं आ रहा। उसमें भी वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब नहीं था, ठीक है। यहाँ पर मेरा जब बिहेव्स वर्ब है, इसको क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, तो एग्रेसिव नहीं आएगा, एग्रेसिवली आएगा। एंड में एल वाई लगना चाहिए। क्या आएगा? एग्रेसिवली। ही बिहेव्स सो एग्रेसिवली। देखो एडवर्ब जो क्वालिफाई करता है ना कि उसने कैसे, मतलब कोई एक्शन को अगर मुझे क्वालिफाई करना है, ठीक है, बेसिकली जो हमारा एडवर्ब है वो एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, और एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब की ज़रूरत है। तो सो एग्रेसिव नहीं आएगा, एग्रेसिवली आएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ डिटेल में। जैन वाज आस्क्ड बाई हर आंट वेयर वर यू लास्ट नाइट। देखो लीस्ट नाइट तो कोई होता ही नहीं है। लीस्ट का और लास्ट का फ़र्क देखें तो देखो एक होता है लास्ट और एक होता है लीस्ट। अगर मैं इन दोनों का फ़र्क बताऊं तो ये होता है लीस्ट, सबसे कम। जैसे मैं कहता हूँ ना कि लीस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई काम कहे कि भाई ये काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी काम है, ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है, कि ये काम ये मतलब बहुत कम ज़रूरी है। लीस्ट का मतलब बहुत कम ज़रूरी होना, बहुत कम होना, ठीक है। तो लीस्ट तो आएगा नहीं, हमारा लास्ट ही आएगा। तो अब देखो कि किस ऑप्शन में हमारा लास्ट नाइट है, तो इसमें हमारा लास्ट नाइट है और इसमें हमारा लास्ट नाइट है, ठीक है। तो ये इनमें से एक ऑप्शन होगा। अब देखो आंट, ठीक है, आंट। अब यहाँ पर जब डेट नहीं है, जब ये मेरा मतलब ये मेरा इनडायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म में, तो मैं इसे डेट लगा के, और डेट आएगा तो कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। कॉमा क्यों लगा रहा हूँ, डेट लगा रहा हूँ, ये तो पता होगा। तो मेरा कौन सा सही हो जाएगा? मेरा यहाँ पर तीसरा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लीस्ट को किस में चेंज कर देना है? मेरे को लास्ट में चेंज कर देना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक टेस्ट्स और टेक्निक यूज्ड इन कनेक्शन विद द डिटेक्शन ऑफ क्राइम। कि हमें जो क्राइम करते हैं या क्राइम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों का अगर डिटेक्शन करना है, उसके लिए जो साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, जिनसे पता चलता है कि क्राइम का डिटेक्शन या उससे कनेक्शन कैसे जो यूज पता किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो देखो उसको बोलते हैं फॉरेंसिक। फॉरेंसिक साइंस एक पूरा कोर्स भी होता है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस एक कोर्स भी होता है जिसमें पूरा ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हाउ टू जो भी डिटेक्शन ऑफ क्राइम और उससे कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं वो फॉरेंसिक साइंस में तुम सीखोगे। अगर फॉरेंसिक साइंस अगर आप पढ़ोगे, पूरा एक कोर्स होता है 3-3 4-4 साल का फॉरेंसिक साइंस का, बीएससी के अंडर आता है, ठीक है, बीएससी फॉरेंसिक साइंस। और अगर मैं और ऑप्शन देखूँ तो देखो हमारा पोस्टमार्टम, आप जानते होंगे, कोई भी बॉडी, मतलब कोई इंसान है, उसको मार दिया, तो वो कैसे मरा उसकी जांच करने के लिए हम पोस्टमार्टम करते हैं, और ऑटोप्सी भी सेम होती है। तो ये दोनों साइनो हो गए अपने आप में। फॉरेंसिक आप जानते ही हो। इटाइमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वर्ड। इटाइमोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स रहने दो, स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, ऑरिजिन ऑफ वर्ड, ये मेरी इटाइमोलॉजी होती है। तो ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स कर लो से, जो वर्ड्स के ओरिजिन होते हैं उसकी जो मैं स्टडी करता हूँ उसे क्या बोलते हैं? हम एटाइमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डूइंग सो ही हैव एक्वेंटेड। तो देखो सिंपल सा, यहाँ पर तो आप बहुत आराम से जो एरर है वो डिटेक्ट कर सकते हो कि ही के साथ हैव नहीं आता। आपको पता होगा ही सी, इट या किसी नाम के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और हमारा हैव तो प्लूरल के साथ आएगा, तो हमारा यहाँ पर है जाएगा। तो हमारा किस पार्ट में एरर है? इसी पार्ट में एरर होगा। अगर आपको थोड़ा एम्बुलेंस जा रही है नीचे होके, अगर आपको थोड़ा आवाज़ आ रही है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्म्स डायरेक्टर डिसाइड टू रीशूट द सीन। देखो मैं इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, तो डिसाइड ना कि डिसाइडेड आएगा, बट यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट में है? क्योंकि यहाँ पर कहीं ऐसा लिख ही नहीं रहा कि ये सेंटेंस पास्ट में है। तो देखो मैं एक जनरल सेंटेंस बोल रहा हूँ, अगर आप इसका हिंदी में मतलब समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये टेंस पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पास्ट में नहीं है बट पास्ट में होना चाहिए। कि जो फिल्म का डायरेक्टर है, अगर देखो अगर ये प्रेजेंट में होता और यहाँ डिसाइड लगा हुआ है तो ऐसे बनेगा, इसका मतलब कि जो फिल्म का डायरेक्टर है वो डिसाइड करता है कि सीन को रीशूट करना है। मतलब एक हैबिचुअल एक्शन दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको ये तो पता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी क्या हो रहा है,
आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है कि फिल्म डायरेक्टर ऐसा करता है कि सीन को रीशूट करने का डिसाइड करता है, मतलब हर सीन में ऐसा ही करता है। तो भाई ऐसा तो होगा नहीं, उसने डिसाइड किया था कि इस सीन को रीशूट, मतलब जो सीन है उसको रीशूट किया जाए। डेफिनेटली देखो एक कॉमन सेंस की बात है, कोई एक सीन हुआ होगा जिसको उसने रीशूट करने का लिए डिसाइड किया होगा, कोई हर सीन के लिए तो करता नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट तो बनाऊंगा नहीं, मुझे पास्ट बनाना पड़ेगा, और पास्ट के लिए मुझे डिसाइडेड लगाना पड़ेगा। क्या आएगा पास्ट के लिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ गए? तो यहाँ पर मेरा डिसाइडेड कौन सा है? ये वाला है, थर्ड वाला। हाई हॉर्स, ये इडियम्स है। हाई हॉर्स का मतलब मुझे बताना है, हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है। हाई हॉर्स का मेरे भाई अगर मतलब की बात करें, टू बी वेरी लकी ये नहीं होता है। टू हैव अ लो सेल्फ स्टीम, ठीक है, कि मतलब हाई हॉर्स का मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है। लो सेल्फ स्टीम का मतलब कि कॉन्फिडेंस ना होना, और हाई हॉर्स का मतलब होता है एन एटीट्यूड ऑफ मोरल सुपेरियरिटी, मतलब ये फीलिंग होना कि ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, मोरल सुपेरियरिटी बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। तो ये आपका मतलब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एज आ प्रिलिमिनरी टू नेगोशिएशन द गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू ऑल द ऑबनॉक्सियस मेजर्स। उसने बोला कि सबसे पहले अगर हम नेगोशिएशन कर रहे हैं ना, तो उसका सबसे पहला प्रिलिमिनरी फेज क्या है, सबसे पहला फेज क्या है कि गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है ऑल द ऑबनॉक्सियस मेजर। ऑबनॉक्सियस मतलब अननेसेसरी। देखो कोई भी हमें नेगोशिएशन करनी है तो गवर्नमेंट को यही तो रिक्वायरमेंट होगी कि कोई भी जो भी अननेसेसरी मेजर्स हैं, जो भी अननेसेसरी फैक्टर्स हैं उन्हें हटा दिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि उनको ऐड कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर अगर मैं इनका मतलब देखता हूँ, इनकी मीनिंग देखता हूँ, तो देखो रेसिंड का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर रेसिंड का मतलब निकालने जाऊँ तो इसका मतलब है कैंसिल करना, ठीक है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि ऑल जो जितने भी फालतू के अननेसेसरी फैक्टर्स हैं नेगोशिएशन करने के लिए उन्हें हटा दो, कैंसिल कर दो, तो रेसेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर मैं और यहाँ पर वर्ड्स देखूँ, एक है रिक्यूसाइट देखता हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड, कोई चीज़ ज़रूरी होना, ठीक है। तो भैया रिक्वायर्ड तो नहीं आएगा, हमें जो अननेसेसरी मेजर्स हैं क्या वो रिक्वायरमेंट हैं कि नेगोशिएशन के वक्त? नहीं है। क्वाइंट का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। रिपीट का मतलब तो आप जानते होंगे, कोई चीज़ दोबारा दोहराने को रिपीट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अप्रेंटिस। देखो अप्रेंटिस, आपने अप्रेंटिस सुना होगा कि कोई बंदा जैसे कोई कोर्स कराए तो वो अप्रेंटिस करने जाता है। अप्रेंटिस का मतलब अप्रेंटिस पहले नया इंसान कोई काम सीखता है, जो नया इंसान होता है उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। अब मुझे अपोजिट वर्ड बताना है, तो देखो क्रूड का मतलब आप नए से रिलेट कर सकते हो। वैसे क्रूड का मतलब रॉ भी होता है, बट क्रूड न्यूली के लिए भी यूज होता है। तो अगर मैं इसका सिनोनियम करना चाहता तो क्रूड हो जाता। नियोफाइट भी नौसिखिया होता है, तो अप्रेंटिस का सिनोनियम हो जाता। वेटेरन आपने सुना होगा ना कि वो वेटेरन लीडर और उनकी डेथ हो गई। वेटेरन का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध, अपने क्षेत्र में बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा। तो अप्रेंटिस का अपोजिट वेटेरन हो जाएगा। और एसेंशियल का मतलब ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एसेंशियल तो कोई मतलब ही नहीं बनता आने का, तो यहाँ पर हमारा अप्रेंटिस का क्या हो जाएगा? वेटेरन। उसके बाद है अनफेमिलियर का सिनोनियम बताना है हमें कि अनफेमिलियर का सिनोनियम क्या होता है। देखो अनफेमिलियर का मतलब होता है, आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे बोलूँ कि वो बहुत ज़्यादा उसके साथ फेमिलियर है, और मैं बोलूँ आप वो उसके साथ फेमिलियर नहीं है, अनफेमिलियर है। अनफेमिलियर का मतलब होता है जो सिमिलर ना हो, एक अजीब कोई बात हो, ठीक है, बहुत अजीब सी कोई बात हुई हो गई तो बोलेंगे हम तो यार इस चीज़ के साथ बहुत अनफेमिलियर है, मतलब क्या अजीब सी घटना हो गई है ये अनफेमिलियर। फेमिलियर होता है जिससे हम फेमिलियर होते हैं, जिससे हम वाकिफ होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा हो सकता है। अगर पहला देखता हूँ अनएस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? अनएस्पायरिंग का मतलब होता है सीवियर, और मैं बोल सकता हूँ इंटेंस, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। सिनोनियम चाहिए ना, ओके। अनफैमिलियर होगा नहीं। प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, जो ज़्यादा खर्चा करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट, ये सिनोनियम लिख लो। प्रोडिगल का सिनोनियम होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, फिजूल खर्ची, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंज का मतलब होता है कोई अजीब,
ठीक है, अजीब हरकत है या कोई भी मतलब स्ट्रेंज का मतलब अजीब मान लो, जिसके साथ हम फैमिलियर नहीं है, जो कॉमनली हैपन नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इसका सिनोनियम मिल गया। तो ये सिनोनियम नोट डाउन कर लो। पैरेलल का मतलब होता है, आप जानते होंगे, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, समांतर रेखाएं जैसे समांतर। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, ये लाइन ये है, ये लाइन ये है, और इनके हर बिंदु के बीच में अगर डिस्टेंस सेम रहेगी वो पैरेलल लाइन्स होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो पैरेलल तो आप जानते होंगे। The lens in this collection is focused very carefully upon the quotidian with all of its utterly familiar vexation। देखो, अगर मैं यहाँ पर क्वाटिडियन का मतलब देखने जाऊँ ना, तो क्वाटिडियन का मतलब होता है बहुत नॉर्मल सी चीज़ होना, हर दिन में यूज आने वाली। वैसे यहाँ पर एवरीडे यूज के मतलब से लिखा हुआ है, बट क्वाटिडियन का मतलब आप इसके सिनोनियम लिख लो। क्वाटिडियन का एक सिनोनियम ऑर्डिनरी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, एवरीडे हो सकता है, डेली इन जनरल हो सकता है, ठीक है। आपके ये क्वाटिडियन के क्या हो सकते हैं, सिनोनियम हो सकते हैं। मुझे एंटोनियम चाहिए। अभी एंटोनियम का मतलब, अब एंटोनियम क्या हो जाएगा, मैंडेटरी, जरूरी। तो देखो, एवरीडे क्वाटिडियन का मैंडेटरी सिनोनियम तो हो सकता है, बट एंटोनियम नहीं हो सकता। नॉर्मल, नॉर्मल होगा, नॉर्मल सिनोनियम हो जाएगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। स्पॉरडियक, स्पॉरडियक का मतलब होता है कोई चीज़ रुक रुक के होना, डेली ना होना। तो क्वाटिडियन का यहाँ पर हमारा स्पॉरडियक एंटोनियम हो जाएगा। और ऑब्लिगेटरी, देखो मैंने कुछ 6-7 महीने पहले ही समझाऊँ कि ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है। ऑब्लिगेटरी का मतलब पहले मैं क्या समझता था, ऑब्लिगेशन करना, मतलब किसी के विरुद्ध जाना, किसी के अगेंस्ट बोलना, पहले मैं ये सोचता था। बट ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है, अगर मैं ऑब्लिगेटरी का मतलब बताऊँ आपको, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी, कोई चीज़ ज़रूरी होना। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी, ठीक है। मतलब ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी दोनों आपस में सिनोनियम हो जाएंगे, नोट डाउन कर सकते हो। 13th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द एनेस्थीसिया इज नॉट प्रॉपरली ही माइट वेकअप इन द ऑफ सर्जरी, ठीक है। अब देखो, वो बोलता है कि अगर हम एनेस्थीसिया प्रॉपरली नहीं देंगे, देखो एनेस्थीसिया, एक चीज़ ध्यान रख लो, एनेस्थीसिया एक तरह की मेडिसिन होती है जिससे कि इंसान को नींद आती है, जो ड्यूरिंग ऑपरेशन दी जाती है लोगों को। तो एनेस्थीसिया ये हो गई कि अगर एनेस्थीसिया को प्रॉपरली नहीं दिया जाए तो इंसान क्या हो सकता है कि सर्जरी के बीच में उठ सकता है। तो इसके लिए एनेस्थीसिया देने के लिए एक अलग से डॉक्टर आता है। अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ का, अगर आपका ऑपरेशन होता है आपके किसी भी रिलेटिव का, और वहाँ पर उनकी सर्जरी को ऐसा चाहिए कि उन्हें बेहोश करके तभी उनकी सर्जरी हो सकती है, तो उसमें क्या होगा, एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करेगा वो अलग होगा, और जो एनेस्थीसिया वाला होगा वो बिल्कुल इसमें उसने बहुत एक्सपीरियंस होता है कि कितना टाइम के लिए कितनी एनेस्थीसिया देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑपरेशन चल रहा और बंदा बीच में ही जग गया, ठीक है। तो एनेस्थीसिया के लिए एक अलग से डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो इफ़ द एनेस्थीसिया इज़ नॉट प्रॉपरली, तो देखो परपिचुएटेड, अगर मैं देखता हूँ कि परपिचुएटेड आए, तो देखो परपेचुएटेड क्यों नहीं आएगा वो बता देता हूँ। परपेचुएटेड इसलिए नहीं आएगा, परपेचुएटेड का मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली, लगातार। तो ये तो मतलब है नहीं, एनेस्थीसिया देने की बात कर रहे हैं हम। तो मेरा एडमिनिस्टर आएगा, एडमिनिस्टर का मतलब देना हो गया। अब ये बताओ, एडमिनिस्टर आएगा या एडमिनिस्टर्ड आएगा। आप देखो, आप बोलोगे भैया इज आ रहा है, तो ना तो एडमिनिस्टर आएगा ना एडमिनिस्टर्ड आएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो एडमिनिस्ट्रिंग आना चाहिए। मैंने तो ये ही पढ़ा है कि अगर यहाँ ऑप्शन में एडमिनिस्ट्रिंग होता तो मैं तो 1 सेकंड में लगाता। आप 1 सेकंड में ऐसे लगाते, एग्जामिनर 1 सेकंड में, उसे 1 सेकंड भी नहीं लगता ऐसे काटने में। कंप्यूटर गलत करता है, वो तो सेकंड के भी बहुत मिनी टाइम में आपका क्वेश्चन गलत कर देता। क्यों भैया, मैं बताता हूँ क्यों। इसका रीज़न मैं कई बार बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर, अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो, कि देखो एनेस्थीसिया कोई भी इंसान खुद नहीं लेता, वो किसी के द्वारा दिया जाएगा। और जब किसी के द्वारा दिया जा रहा है तो वो मेरा पैसिव वॉइस में बनता है, और जब मेरा पैसिव वॉइस में बनता है तो वहाँ पे मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर एडमिनिस्टर की एडमिनिस्टर्ड थर्ड फॉर्म आएगी। समझ में आया। बेकअप इन द ड्यूरिंग ऑफ सर्जरी नहीं होता, मिडिल ऑफ सर्जरी होगा। ड्यूरिंग सर्जरी लिखता तो मैं सही था, या तो मैं यहाँ से ऑफ हटा दूँ, या मैं अगर मुझे ड्यूरिंग के लिए या तो मुझे एफ हटाना है। मुझे जब ड्यूरिंग मैं ऑफ, अगर मैं ऑफ हटा नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मिडिल ऑफ सर्जरी। और वैसे भी एडमिनिस्टर के साथ, अच्छा ड्यूरिंग मतलब एक ही है, मिडिल है, तो एडमिनिस्टर 2 जगह होता तो हम वहाँ कन्फ्यूज होते। बट ड्यूरिंग ऑफ नहीं आएगा, ड्यूरिंग सर्जरी सही हो सकता है।
अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक, हमें ब्लैंक भरना है, ठीक है। 14th है द नीड टू टेक थिएटर ऑनलाइन इन ग्लोबल कोलेबोरेशन, ठीक है। कोलेबोरेशन का मतलब जानते हो, सब 2-3 लोग मिलकर जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम कोलेबोरेशन का यूज करते हैं। तो देखो द नीड टू टेक थिएटर ऑनलाइन, मुझे हम मतलब थिएटर की नीड क्यों थी ऑनलाइन ले जाने की, ठीक है, ग्लोबल कोलेबोरेशन के लिए। तो हम लेके जा चुके हैं तो रिजल्ट आएगा नहीं, जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हैव रिजल्टेड, द नीड मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव आएगा नहीं, ठीक है। और मुझे प्रेजेंट पार्टिसिपल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर होगा नहीं। मेरा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हैज़ रिजल्टेड, ठीक है। हाँ, हैज़ रिजल्टेड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ही वॉज टेम्प्टेड टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, ठीक है। बेसिकली मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इडियम्स बताना इतने का। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है, टू कैच समबडी ऑफ गार्ड, गलत है। टू सरेंडर और गिव अप द कॉन्टेस्ट, तो यही सही है मेरा दूसरा। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, ठीक है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। आफ्टर वो कह रहा है कि रिपीटेड फेलियर्स, लगातार फेल होने के बाद, नाकाम होने के बाद और डिसअपॉइंट मिलने के बाद उसने क्या करा, ही वाज टेम्प्टेड टू थ्रो अप द स्पॉन्ज बट मतलब उसने सोचा कि वो ऐसा करता है, लेकिन जो उसकी कंटिन्यूड प्रिजर्वेशन थी उसने फाइनली इसको क्या दिला दी, सक्सेस दिला दी। इसे बोलते हैं अब मतलब एक बार नहीं निकलेगा ना वर्ड मुंह से तो नहीं निकलेगा, तो इसे छोड़ते हैं। अभी मैं ट्राई भी करूँगा तो वो बार बार गलत ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, कि उसने सरेंडर करना चाहा या उसने सोचा कि गिव अप करना चाहा कि गिव अप कर देते हैं, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, लगातार लगा रहा। परसीवरेंस, ठीक है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है परसीवरेंस। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा ही डिड नॉट बेंट। भाई ये तो बहुत आसान है, मैंने हमेशा बताया अगर डिड आ रहा है तो बेंट नहीं आएगा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। मच टाइम्स, तो देखो मच टाइम आई हैव फेल्ट दैट कॉन्वर्जेशंस लाइक दीज मस्ट टेक प्लेस इन पर्सन, ठीक है। तो देखो मच टाइम नहीं आता, एक ईडियम्स होता है, यहाँ पर ईडियम्स हम यूज करेंगे, ठीक है। या तो मैनी टाइम्स होता है, मैनी टाइम्स भी सही था बट मैनी टाइम्स कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ईडियम्स बताता हूँ जो कि याद रखना, मैनी अ टाइम, ये वाला ही, ठीक है। मैनी अ टाइम इसका मतलब होता है ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। मैनी अ टाइम का मतलब होता है ऑफन, या आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंटली। ऑफन फ्रीक्वेंटली का मतलब लगातार, बार बार। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है मुझे। डोमिनियरिंग का, ठीक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सिर्फ ये सही है, ठीक है। हमारा फोर्थ का डोमिनियरिंग सही हो जाएगा। और हाँ, ही वांटेड मी टू योर नेकलेस, स्टर्न मतलब जिद्दी होता है, तो किसी भी एंगल से स्टर्न तो नहीं आएगा। वो चाहता है कि मैं तुम्हारा नेकलेस क्या करूं, स्टील, चोरी कर लूं, हो सकता है। स्टील तो मतलब इस्पात होता है, मेटल होता है, तो ये तो आएगा नहीं। स्टीम भाप होता है, तो एक ही ऑप्शन सुटेबल है, वो है स्टील। आज की वीडियो का लास्ट, इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसअप्रूव, कि मतलब जिसको तुम डिनाई ना कर सको उसको क्या बोलोगे, तो उसको बोलते हैं इनकॉन्ट्रीवर्टिबल, ठीक है। एक बार देखो फ्रेंजिबल तो होगा नहीं, असाइलेबल भी होगा नहीं, डिबेटेबल भी होगा नहीं, यही होगा, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं, हाँ ठीक है, उस बात को बाद में बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आप 20 में से आपके कितने नंबर आए वो बता देना नीचे कमेंट करके, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, प्लीज़ पढ़ते रहिए, पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है।